आइए मैग्नेटिक फील्ड वाला छोड़। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वाला छोड़। अगर मल्टीपल चॉइस के लिए इतने सारे दिए मतलब कम से कम 2 नंबर के इन्होंने 8 डाले हुए मल्टीपल चॉइस। कोई बात नहीं, माफ कर, अरे माफ कर दो उनको यार, कोई बात नहीं। इधर की तरफ इस पे लगेगा MB, इधर लगेगा MB, किसी भी एक पोल पर। तो टॉर्क का फॉर्मूला सेम आ जाएगा। M, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता था ना, ये PE होता था, सॉरी। और फिर इधर बी भी क्यों आएगा? बी क्रॉस बी आएगा। हाँ, ये E आएगा। क्या आधा दिमाग मेरा इधर उधर हिला हुआ है इस पर। लिख लीजिए, वहां का 1/ε0 यहां पर μ0 के बराबर होगा। लिखना इसको, जो वहां पर हम कांस्टेंट लगाते थे वो ये है, और यहां का कांस्टेंट ये है। लिखिए, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट, गॉस लॉ पार्टीशन में लिखना है ना। फोर्थ, गॉस लॉ। गॉस लॉ हम कहते थे कि जो फ्लक्स लिंक्ड होता है वो होगा E डॉट dA, है ना। और फ्लक्स को हम कहते थे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस लॉ। यहां पर हम फ्लक्स जब हम निकालते थे तो फ्लक्स निकालते थे B डॉट dA। लेकिन जब हम गॉस लॉ लिखेंगे तो इसको तो हटा दूं, मैं डायरेक्ट गॉस लॉ पे आता हूं। Q की जगह क्या लिखेंगे? M इनसाइड, और 1/ε0 को क्या लिखेंगे? μ0। अब सोचिए, किसी भी क्लोज फिगर में, सपोज करो ये क्लोज फिगर है, यहां पर प्लस Q चार्ज है, तो आप गॉस लॉ लिखते थे Q/ε0। यहां कोई क्लोज फिगर है, यहां सिर्फ नॉर्थ पोल है, ऐसा नहीं हो सकता। जहां नॉर्थ पोल होगा वहां पर साउथ पोल भी होगा, यानी कि जहां पर +M है वहां पर -MB है। तो M नेट जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा? 0। तो फ्लक्स जो आएगा वो आएगा 0। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई? बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। लिखिए, और आप चाहें तो फ्लक्स को लिख सकते हैं B डॉट dA 0। ये लो, ये रही आपके पास गॉस लॉ की मेन इक्वेशन। खत्म करो। नोट लिखना, इफ मोनोपोल एग्जिस्ट, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो गॉस लॉ लिखते हम B डॉट dA, Q की जगह लिखेंगे M, 1/ε0 की जगह लिखेंगे μ0। ये फॉर्म हो जाती अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता। यहां पर हम लिख देते हैं M इज पोल स्ट्रेंथ। यानी कि दो चीजें हो गई। आपसे बोला गॉस लॉ लिखो मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप ये लिख देना, ये है आपके लिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, खत्म करो, खत्म हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये कह दे कि मोनोपोल एग्जिस्ट करे तब गॉस लॉ लिखो, तो ये लिख देना। अगला हेडिंग डालिए। हाँ हाँ, नहीं, आप पार्टीशन खत्म कीजिए, नॉर्मल लिखिए, बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड।
आपके पास सोलेनोइड है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, और इसमें नंबर डेंसिटी मैंने मानी n है, इसकी लेंथ मैंने मान ली है 2l है, सेंटर है, सेंटर से l इधर और l इधर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट मानता हूं, ये रहा, ये सेगमेंट है x पे जाके dx, यानी कि यहां पर x डिस्टेंस है और ये dx है। तो ये जो सेगमेंट मैंने माना है, इस सेगमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, और ये P पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पर है। मतलब ये एक dx विड्थ की कॉइल है, जिसके कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये इसका रेडियस मान लीजिए आप कैपिटल R। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा छोटे से के कारण dP। क्या था, एक कॉइल के कारण किसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I। अब इसको मैं सेगमेंट पे लगाता हूं, ये डिस्टेंस आपने R ली है ना, इस P पॉइंट पे निकालना है, आप यहां से ले लीजिए डिस्टेंस, बस यहां से ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसके कारण निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, आपके पास n इज इक्वल टू n/2l है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर है, यानी कि 1 मीटर ऑफ लेंथ हैज n टर्न्स। जब कह रहा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये लिखना गलत हो गया, देयरफॉर कितनी लेंथ है ये, अगर रुक जा भाई, तो dx लेंथ हैज n dx टर्न्स। क्या गलत है इसमें, हाँ, स्मॉल n की वैल्यू क्या है, कैपिटल N/2 है, स्मॉल n की वैल्यू क्या रखूंगा, n/2 है, हो गया। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स I रेडियस r² 2 r² प्लस ये है सेंटर से डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अगर ये पूरी कैपिटल R है, ये स्मॉल x है, तो ये r - x हो जाएगी। अब एक बार देख लो ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दूं, लिखिए, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन। अब और जुगाड़ लगाते हैं, here small r is more than x, तो स्मॉल x को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कीजिए। मैं लिखता हूं dvp, क्या क्या कांस्टेंट आ गया, म्यू नॉट I r² 2 r² प्लस x² 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ n dx। अब स्मॉल n की वैल्यू अगर मैं रख दूं n/2l, तो ये भी कांस्टेंट होकर के बाहर आ जाएगा, तो अगले स्टेप में n/2l भी बाहर ले लीजिए, तो बचेगा क्या, dx, लिख लीजिए। हाँ, वो स्मॉल n ही बाहर निकाल दो, इसकी यहाँ लो, स्मॉल n बाहर निकाल दो, ये लो, ठीक है। अब dx क्या, dx की लिमिट लो, मुझे इस पूरे बार क्या बोलते हैं सोलेनोइड के कारण निकालना है, तो पूरे सोलेनोइड के लिए मैं इसकी लिमिट क्या लूंगा, x की, इधर की तरफ -l से +l, तो 0 से b, तो लिमिट लगा दीजिए -l से +l। आइए अब इसको लिखते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, स्मॉल एन को कैपिटल एन अपॉन 2l लिख देता हूं, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो पड़ेगी जरूरत, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 dx का इंटीग्रेशन x के लिए फिर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2l हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ये 2l हो गया, ये 2l हो गया, 2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2, 12 से 12 कट गया, इधर से ठीक है। अब सुनना, मुझे इसमें मैग्नेटिक मोमेंट डालना है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए, यानी कि आई इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरे पास आई है, आर स्क्वायर है, क्या नहीं है, पाई। पाई के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई एन ए हो गया, 2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 पाई। इसको मैं क्या लिख दूं, मैग्नेटिक मोमेंट। आइए, तो ये हो गया आपके पास म्यू नॉट एम, ठीक है। अब यहां पर एक और कहते हैं हम कि डाइपोल में जब आप बोलते हो तो कहते हैं कि स्मॉल आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2d। ये जो स्मॉल आर होगा ये कैपिटल आर से ज्यादा होगा, तो मैं लिख सकता हूं हियर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि इसको भी मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा m, तो बीपी हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट m, कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कीजिए, 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर से स्क्वायर यानी कि 2 पाई स्मॉल आर क्यूब। देख लो एक बार, मतलब कंडीशन मान रखिए कि हाँ कि कोई अगर दूर वाला पॉइंट है उसके लिए हम बात करते हैं, पास वाले के लिए नहीं, कि कोई पॉइंट हमारा सोलेनोइड से बहुत दूर है, उसके लिए ये सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट काम करेगी। कोई पॉइंट मतलब थोड़ा पास में है हाँ तो नहीं करेगी, दूर वाले पॉइंट के लिए वैलिड है। अब एक बार पन्ना पलट करके देखिए, मैग्नेट के एक्सिस पर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, यही था ना। जबकि अभी हमारे पास वो नहीं आया, म्यू नॉट आ गया, आर क्यूब आ गया, m के आगे 2 नहीं आया, तो क्या करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो देखिए म्यू नॉट 2m 4 पाई आर क्यूब। तो बेसिकली हमने क्या करा है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, वंस मोर लुक एट इट। आपके पास एक सोलेनॉइड थी, हमें यह प्रूफ करना है कि ये पूरी की पूरी सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इस तरह से। किसके लिए, अगर कोई पॉइंट यहां से बहुत दूर है, तो अगर इसकी डिस्टेंस 2d है, तो इसके सेंटर से बहुत दूर कोई पॉइंट P है, तो उस P पॉइंट के लिए ये सोलेनॉइड इस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट के लिए हमने अभी तक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ है, बट कहां पे निकाला हुआ है, सेंटर पे निकाला हुआ है, जिसका फॉर्मूला था म्यू नॉट ni। हमें सेंटर पे नहीं निकालना है, हमें यहां निकालना है, इस सोलेनॉइड के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या करा, एक छोटा सा सेगमेंट माना सेंटर से x पे जाकर के dx का, और ये बोला इस dx के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। हमें पता है एक कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, इस कॉइल के कारण जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I n r स्क्वायर अपॉन 2
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स है यहाँ से डिस्टेंस, इसको मैं स्मॉल r कहता हूँ। तो म्यू नोट का म्यू नोट, आई का आई। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो आपने छोटा सा सेगमेंट लिया है इसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न तो होंगे, तो वो कितने होंगे, तो उसके लिए हमने लगाया कि स्मॉल एन क्या है, 1 मीटर पर नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है, तो dx मीटर पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n dx, और कुछ नहीं करा। इसीलिए मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए इसको n dx यूज कर लिया, और n की वैल्यू है n/12, तो ये n/12 मैंने यूज करा। ठीक है, अब ये आया, फिर मैंने इसमें जो भी कांस्टेंट था बाहर निकाला और एक इंटीग्रेशन कर दिया मैंने dx का। dx का इंटीग्रेशन वो स्टेप मिट गया है, -l से +l हुआ था, जिसको मैंने 2l लिख दिया। यहां मैंने ये भी मान लिया, दो अजम्पशन मैंने यूज में ली थी कि स्मॉल r जो आपने रखा है, तो स्मॉल r आप यहां से रखेंगे, तो ये बेसिकली r - d है स्मॉल r की जगह। लिख दूंगा आपने इसको। बीपी जो निकला था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डी एक्स 2, आर की जगह आर स्क्वायर और स्मॉल आर की जगह मेरे पास था r - x का स्क्वायर 3/2। अब इसमें मैंने बोला कि r मेरे पास बहुत बड़ा है, x छोटा है, तो ये मैंने नेगलेक्ट ले लिया। बाद में मैंने बोला कि r भी छोटा है इसके मुकाबले में, तो ये भी हटा दिया, सॉरी स्मॉल r भी हटा दिया, तो ये भी हटा दिया, तो ये कट कुटा करके मेरे पास 2r³ आ गया। ठीक है, फिर मैंने स्मॉल n की वैल्यू रख दी n/12 और dx का इंटीग्रेशन निकाल दिया, 2l आ गया, तो ये बन गया आपके पास म्यू नॉट आई, इधर मैच कर लीजिए, आर स्क्वायर एन बन गया, इसकी जगह 2l 2, ये हटा करके r³ आ गया। बट मेरे को चाहिए था मैग्नेटिक मोमेंट, मेरे पास NIR² था, तो मैंने पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया IN, तो मेरे पास m भी आ गया। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, तो ये मेरे पास r³ हो गया। बट मेरे पास फॉर्मूला ये वाला था, 2 पर लाना था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये आ गया। इसका मतलब है कि अगर P पॉइंट इस सोलेनोइड से बहुत दूर है, तो मेरे लिए जो सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो किसी बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में तब्दील हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही। बस इतनी सी बात लिखिए इसमें, दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड resembles with the magnetic field due to a bar magnet on its axis, and magnetic moment due to solenoid is equal to the magnetic moment of a bar magnet. Hence, bar magnet is an equivalent to the solenoid. हेडिंग डालिए, जियोमैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ पर एक कोई आइलैंड था, वहां के जो आदिवासी लोग थे वो लोग क्या करते थे कि जब जंगलों में जाते थे, तो जब ये जंगलों में जाते तो एक पर्टिकुलर जगह थी जहां पे उनके पैर है ना रुक जाते थे, या यूं कहो कि स्लो हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो कांटों वांटों से बचने के लिए जूते जो पहनते थे वो लोहे के जूते पहन के जाते थे। तो ये बात बहुत ज्यादा फैल गई उस वक्त। तो जब साइंटिस्ट की टीम वहां पहुंची तो वहां का जो सैंपल लिया, तो उस सैंपल का नाम था लोडेस्टोन। तो लोडेस्टोन बेसिकली मैग्नेटाइट था, ठीक है। फिर ये पता लग गया कि अर्थ में का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या है?
तो डिफरेंट डिफरेंट वजह इन्होंने देनी शुरू करी। तो सबसे पहले इन्होंने ये वजह दी कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई है, जैसा हमने पढ़ा था, जिसके नॉर्थ साउथ पोल है। फिर बाद में ये पता लगा कि ये तो थ्योरी ही गलत है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, कोई भी खोद के निकाल लेगा, ठीक है। फिर बाद में ये कहा लोगों ने कि अर्थ के ऊपर जो हवाएं चलती हैं वो कभी गर्मी चलती है, कभी ठंड में चलती हैं, तो उन हवाओं को बोलते हैं कंडक्शन करंट। उसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जो मेटल है वो मेटल मैग्नेटाइज हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आता है। बाद में फिर ये थ्योरी भी हटा दी गई। फिर बाद में ये बोला गया कि अर्थ के कोर में बहुत हाई टेम्परेचर है, उस हाई टेम्परेचर की वजह से वहां की जो भी मेटल है वो पिघल चुकी है, लावा बन चुका है, और उस पिघले हुए जो लावा है उसके अंदर बहुत सारे आयंस है। जो अर्थ घूमती है तो अर्थ के साथ वो भी क्या करते हैं, घूमते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसको हम बोलते हैं डायनामो इफेक्ट। और हम आज भी यही मान के चलते हैं। तो एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या क्या है। हाँ, इसे हर चीज के लिए वैलिड होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम ऐसा कोई सॉल्यूशन लेते हैं और उसको मतलब ऐसे रोटेट करते हैं, तो हाँ यार कैसी बातें कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा नहीं? कोई भी चार्ज कैरियर घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो आना ही आना है, इसमें कोई नई चीज है नहीं। तो इसमें यह है कि अर्थ बिहेव्स लाइक ए ह्यूज मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज फेयरली यूनिफॉर्म एंड इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अबाउट 1 गॉस। अर्थ की सरफेस पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 गॉस के आसपास होती है। फिर आगे बोलता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड माइट बी ड्यू टू, अब उसमें वजह देता है मोल्टन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड इन द कोर ऑफ द अर्थ, दिस इज नोन एज डायनामो इफेक्ट, कि इसकी वजह से आता है। या फिर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ड्यू टू आउटर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर दैट इज आयनोस्फीयर। ये भी कहा जाता है कि अर्थ पे जो आयनोस्फीयर है, उस आयनोस्फीयर, आपको पता है अर्थ अगर घूमती है तो हमारा ये भी घूमता है एटमोस्फियर, उसके अंदर आयन से, इन आयन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। ये दुनिया भर की इन्होंने वजह दे रखी है, व्हाटएवर द रीजन। बट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमने ये मान रखा है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। ये आपके पास जियोग्राफिकल एक्सिस, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ, ये जियोग्राफिकल साउथ, और यहां से 11.1 डिग्री पर ये है मैग्नेटिक एक्सिस। ये साउथ है तो यहां पर नॉर्थ होता है मैग्नेट का, ये होता है साउथ। तो इस जगह को हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ ही होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, और इस जगह को हम बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ। ये भी आपने पढ़ रखा है। जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंट्री करेगा, इस तरह से। तो अगर हम देखें तो ये आपका इक्वेटोरियल हो गया। अगर मैं मैग्नेटिक निडल की बात करूं, उसको मैं यहां रखूंगा तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी। देखिए मैग्नेटिक निडल जो होती है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही स्टे करती है। जिधर मैग्नेटिक मेरिडियन होता है उधर ही आपके पास जो मैग्नेटिक निडल है वो स्टे करती है। प्लस
मैग्नेटिक नीडल उस डायरेक्शन में होती है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखूंगा तो मैग्नेटिक नीडल हमारे पास ऐसे रहेगी, उसका नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा। तो किसी भी मैग्नेटिक नीडल को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो सिर्फ यहां पर ही पैरेलल होगी, इसके अलावा किसी भी जगह पे जाओगे तो मैग्नेटिक नीडल जो होगी वो अर्थ की सरफेस से कोई ना कोई एंगल बनाती हुई आपको दिख जाएगी। कि अर्थ की सरफेस अगर ये है तो ये देखिए यहां से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अर्थ की सरफेस ये है और मैग्नेटिक नीडल आपने छोड़ दी है, वो इस तरह से रुक जाती है, तो ये जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, अगर ये ऐसे रुकी है तो ये समझ जाना कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, बना लीजिए इसको। चलिए और समझिए इसको, एक डायग्राम और इसको समझाने के लिए, वो भी देख लीजिए। अब आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है। क्या ये जियोग्राफिकल मेरिडियन, और ये आपके पास है मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैं किसी भी मैग्नेटिक नीडल को अगर मैं छोड़ूंगा तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रुकेगी। सपोज करो ये आपके पास मैग्नेटिक नीडल इस तरह से है, इस डायरेक्शन। तो ये जो एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन का, ये जो एंगल है ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। अब इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको हम बोलेंगे BV, इसको हम बोलेंगे BH। अगर मैं इस चीज को यहां पर बना दूं तो देखिए जरा, ये मान लीजिए कि ये आपका मेरिडियन है। इसको उल्टा करके बनाऊंगा तब आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये है यहां पर, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरह से है, B ऑफ अर्थ। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और यहां से एंगल बनता है थीटा। तो दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसको हम बोलेंगे BE cos थीटा और ये होगा हमारा BE sin थीटा। दोनों का रेशियो ले लोगे BV अपॉन BH तो आ जाएगा आपके पास tan थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन और ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। और हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक नीडल जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। बनाइए इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ टर्म्स समझनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है और टर्म समझनी है। चलिए समझिए क्या कर रहे हैं, पहले समझ लीजिए। हमें ये तो पता है कि हर एक मटेरियल के अंदर एटम होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमता है और अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो अगर मैं ये मान करके चलूं कि इलेक्ट्रॉनों के सर्कुलर मोशन से अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसा जाएगा, और करंट अगर ऐसा जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में आता है। इस मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, EH अपॉन 4πm n टाइम्स, और इसको हम बोलते हैं 1 बोहर मैग्नेटॉन। याद कीजिए,
याद है? यानी कि हर एक एटम एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो मैं हर एक एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट को इस तरह से बनाऊंगा। सपोज करो मैंने कोई भी एक मटेरियल लिया, कोई भी सैंपल लिया, इसमें ये इस तरह से रैंडमली अरेंज होते हैं, एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली अरेंज होता है। जब आप इस पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर के टाइनी बार मैग्नेट को अपनी खुद की डायरेक्शन में अरेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का काम ही ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट को अपनी तरफ कर दे। अब दो बातें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, या वो भूल से निकल रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम ही ये होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट को अपनी डायरेक्शन में कर दे। क्लियर? अब यहां पे दो बातें हैं, किसी में ये टाइनी बार मैग्नेट बड़े इजीली अरेंज हो जाते हैं इसकी डायरेक्शन में, उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। किसी में ये अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। किसी में बहुत एकदम से अरेंज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल। क्लियर? बट इतना तो मैंने आपको बता दिया कि टाइनी बार मैग्नेट जो होते हैं, इनकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि कितना आसानी से ये अरेंज हो जाएंगे। आप उस तरह से समझ लीजिए कि दो बातें यहां पर काम करती हैं, एक मैं पढ़ा रहा हूं और एक आप पढ़ रहे हैं। एक होगी मेरे पढ़ाने की ताकत, एक होगी आपके पढ़ने की ताकत। तो ये दो चीजें हैं यहां पर। ये एक्सटर्नल फील्ड की वो ताकत जिससे कि ये इनको अरेंज करवाएगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। किसका? बाहर वाले का। लेकिन जैसे ही ये अपने तरफ अरेंज होने लग जाएंगे, तो इनके अरेंज होने की भी अपनी ताकत होगी, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि आई। आई किसका होता है? अंदर वाले का, इसका खुद का। और एच किसका होता है? बाहर वाले का। पहले आप इसको रफली बना लीजिए और फिर अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एच और आई के बारे में। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को यूज किया जाता होगा। हाँ, मैक्सिमम वही करते हैं। आयरन कोर बनाते हैं ना, आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है। हाँ सर, आप यूट्यूब पे लाइन क्यों आए थे? दिखा रहा था वो। अरे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ ये सब हटा करके यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूंगा, ताकि अलग से रिकॉर्डिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर उसके लिए वो ओबीएस, वो आपके भैया की आवाज आ रही थी, मैंने कहा ये कौन सी है? ओबीएस आता है, फिर वो बहुत लंबा काम, मतलब आधा घंटा तो मुझे सेटअप करने में लग जाएगा। तो अभी मुझसे बच के चल रहा हूँ, संडे को मीटिंग है, मतलब नहीं मेरी टीम वालों। फिर आप लोगों का भी एक सपोर्ट चाहिए मेरे को बहुत जल्द। नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को, तुम देखो ना, देखो कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले बना ले। एक्सटर्नल फील्ड की ताकत H, इंटरनल जो ये अपने आप अरेंज हो जाते हैं, तो इनका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसकी ताकत को हम बोलते हैं ये I। लिख लीजिए, भी आ जाएगा। सर एमिनेशन की डायरेक्शन है? एमिनेशन की डायरेक्शन होता है। नहीं, अब याद होगा ना कि अगर ये ऐसा है, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर, तो M इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क लगा करके इसको ऐसे घुमाएगा। तो रोटेशन में कैसे होता है? हाँ वही तो करूँ। तो अगर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कोशिश करता है कि उसको अपनी डायरेक्शन में ले, लेकिन कुछ सर्कुलर लूप है, ऐसे घूम रहा है। आपसे बोले M कितना है, तो बाहर, जैसे मैं सर्कुलर में साइड B और साइड M, सर्कुलर में सर्कुलर कॉइल में साइड B और साइड M। हाँ एकदम। चलिए आइए, तो दो बातें हो गई यहाँ पर। एक तरफ लिखिए H, एक तरफ लिखिए I, और इसके नाम लिखिए H के।
एच का नाम लिखिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दूसरा लिखिए, इसी का दूसरा नाम है, एच का ही नाम लिखिए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसी का तीसरा नाम लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिए, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। और इसका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू म्यू नॉट H। ब्लर आ रहा है। ब्लड आ रहा है? नहीं, हट। ऑटो फोकस का कुछ करूँ क्या मैं इसमें? ऐसे दिक्कत हो जाएगी बाद में। चलिए, क्या हो गया इसको? ओके, इसमें आइए आई में। आई का नाम लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका फॉर्मूला लिखिए, M/V। यहां पर M क्या है? वही मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो आई की डेफिनेशन यहां से दी जाती है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है। दूसरा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अरे डायग्राम बना लेना, ये सैंपल है, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। यह है H बाहर वाले की ताकत, और इसमें है I अंदर वाले की ताकत। ठीक है, तो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर निकालना है तो म्यू नॉट I से निकलेगा, बट I की डेफिनेशन कहां से दी जाएगी? M/V से। किसका निकालना है? तो ये म्यू नॉट H आएगा। लिख लीजिए, आगे लिखिए। क्या क्या बता रहा था ना? ओके, ये आपके पास दो टर्म होगी, H और I। आगे लिखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम देखो ऐसे बनाते हैं, एक्स होता है ना, एक्स की तरह बनाएंगे बट ऐसा, इसको हम बोलते हैं काई। बनाइए सर। देखिए, किसी भी सैंपल को आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक है, थोड़ा इजीली हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक और इजीली हो जाएगा, डायमैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर आपके पास दो सब्सटेंस है ए और बी, इसको आप इजीली मैग्नेटाइज कर लेते हैं, ये थोड़ा कम मैग्नेटाइज हो पाता है, तो हम कह देंगे इसका जो काई है वो ज्यादा है और इसका काई क्या है, कम। यानी कि कोई सैंपल कितना इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हो आप, उसको बताने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूज करा गया है उसको हम बोलते हैं काई। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लिखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखिए। इट इज अ मेजर ऑफ द ईज, इट इज द मेजर ऑफ द ईज with which the specimen can be magnetized। तो अपनी जानकारी के लिए लिख देना, अगर जिसका काई मोर है इसका मतलब है कैन बी मैग्नेटाइज्ड इजीली, और इसमें लिखिए हार्ड टू मैग्नेटाइज। अब समझिए, सपोज कीजिए ये आपका स्पेसिमेन है, आप इसको मैग्नेटाइज करना चाहते हैं। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा उसकी ताकत बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा ये अरेंज होना शुरू कर देगा और इसका भी काई क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो यानी कि इसका जो काई है इस प्रोपोर्शनल टू एच होता है। अंदर वाले के मैग्नेटाइज होने की ताकत बाहर वाले पे भी डिपेंड करती है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम बोलते हैं काई, और काई की डेफिनेशन यहीं से दी जाती है कि काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच। लिखिए यहां तक। मुझे अच्छी बोलनी है कुछ ना, नहीं, काई की वैल्यू बहुत कम भी होती है, बहुत ज्यादा भी होती है। अब सिलेबस में है नहीं, वरना वो भी करा देता हूं। तो लिखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एज द रेशियो ऑफ आई। इधर आई, आई को क्या बोलते हो आप, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किसी भी स्पेसिमेन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो इंड्यूस होता है, उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और बाहर वाला क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन induced in a magnetic material, induced in a magnetic material and strength of the magnetic field। अच्छा, आपने अगर ब्रैकेट में आई लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ब्रैकेट में लिखना आई, इंड्यूस इन अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड
स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में लिखिए H, और काई इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, अगला हेडिंग डालिए। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कभी कभी पूछ लेता है, लिखिए इसको। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि म्यू आर एंड काई। ठीक है, अब देखिए, सपोज कीजिए ये आपके पास कोई स्पेसिमेन है, इसके आपने मैग्नेट जो टाइनी बार मैग्नेट है उनको अरेंज करा, जिससे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम बोलते हैं बी। ठीक है, बनाइए इसको। या ऐसा कीजिए, सुनिए, सपोज कीजिए यहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है आपने और कुछ भी नहीं है। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इतना। अब आपने इस जगह पर एक मटेरियल रख दिया, और उसके टाइनी बार मैग्नेट अरेंज हो गए। अब डिपेंड करता है कितने अरेंज हुए कितने नहीं हुए, तो इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। अब बनाइए, बेटा लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा भाई, जो एक्सटर्नल है और जो इंटरनल है, दोनों का आएगा। एक्सटर्नल होता है म्यू नॉट एच, एक्सटर्नल होता है म्यू नॉट आई। म्यू नॉट कॉमन ले लो, एच प्लस आई, एच बाहर ले लो, 1 प्लस आई बाई एच। आई बाई एच को हम कह सकते हैं काई, तो नेट की जगह मीडियम कर लेना, इस जगह पर मीडियम। तो ये हो गया आपके पास, देखना रूबी, म्यू नॉट एच 1 प्लस काई। ठीक है, अब आपको पता है कि वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एच, और जो मीडियम में होता है उसके लिए हम लगाते हैं म्यू नॉट म्यू आर एच, है ना। इसी चीज को ध्यान में रखना। इसको मैं रखता हूं बी अपॉन एच म्यू नॉट 1 प्लस काई। तो बी अपॉन एच ये हो जाएगा आपके पास परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। मेरे को पता लग गया, एक सेकंड, इसका फोकस खराब हो गया। बोला मुल्ला मेरा ही खराब हुआ। अब ठीक है, अभी नहीं है सही यार, ऐसा कैसे हो गया? अब तो हो गया होगा। कौन सा वाला दिख रहा? आइए, आपसे बोले कि वैक्यूम है, तो वैक्यूम में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एच। लेकिन अगर मैं यहां पे कोई मीडियम डाल देता हूं,
तो मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट म्यू आर एच। याद आया? करते थे ना ये। और इस चीज को हम कहते हैं म्यू एम, यानी कि म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। वही चीज मैंने यहां पे करी है। म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, दैट इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस काई। और याद कीजिए, क्योंकि आपने इसको ऐसे भी करा हुआ है कि भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, यहां मीडियम डाल दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू आर बी नॉट। ऐसे याद होगा आपको, है? ऐसे याद है। तो बस ये कि बी नॉट है आपके पास म्यू नॉट एच, इसकी वैल्यू रख दो, तो म्यू नॉट म्यू आर एच। तो मीडियम का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली यही निकल करके आया है, म्यू नॉट म्यू आर एच। और इस चीज को आप बोलते हो म्यू एम। लिख लेना इसको बेसिक्स में। और तो इसमें कुछ नहीं बचा। क्या लिखा है? कहां पर? एंड में राइट में। हाँ समझ गया, समझ गया। ये वाला ना? हाँ कर रहा हूं इसका। चलिए साहब, और तो मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है, बस ये टर्म्स थी जो आपको बतानी थी। नहीं कुछ भी नहीं सबसे और कुछ नहीं है भाई, मैं क्या करूं। एक चीज आप खुद ही पता करोगे, एक है ना वो है सॉल्व एग्जांपल है, उसमें एक वर्ड है ना मैग्नेटाइजिंग करंट, वो जब आप डाउट में पूछोगे तभी बता दूंगा। ठीक है, इतना ही हमारे सिलेबस में। सिर्फ इसमें देखो, मेरी बात सुनो, बेसिकली दो डेरिवेशन हो गए। एक तो वो कि जो सोलेनॉइड है एक्ट एज ए बार मैग्नेट, क्लियर। उसके बाद में एक ये वाला है कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। इसके अलावा टर्म्स है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एंगल ऑफ डिप, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। खत्म। इसमें जो मेन चीज हम लोग पढ़ाते थे वो थी हमारे पास पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उनके फीचर्स पढ़ाते थे, वो सब इन्होंने हटा दिया। और तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं मेरे पढ़ाने लायक। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन करने हो, टाइम है हमारे पास? नहीं, ऑलमोस्ट। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये चीज को ध्यान रखना कि कौन से करने कौन से नहीं करने। आप बोलो तो मैं निशान लगवा दूं अभी, टाइम हो तो। ओके, चलिए एनसीईआरटी खोलिए जरा, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको एक बार बता देता हूं। आइए पेज नंबर 173 पर इंट्रोडक्शन है, 174 भी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी मैंने लिख करके दी है, कराई नहीं है, ये आपने 10th में करी हुई है सारी। ठीक है, इसके अलावा बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड 176 पर मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क, ये नहीं है सिलेबस में। पेज नंबर 177 पर द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं है सिलेबस में, बट स्टिल मैंने इसके फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं क्योंकि वो इजी थे तो ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 5.1 कर लेना, 5.2 नहीं करना। फाइव पॉइंट 3 देख लेना, हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, आपने बोला था ना क्यों पढ़ रहे हैं मन, ये देखो इसने बोला एनालॉग भी पढ़ा देना, तो मैंने पढ़ा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 5.4 भी मत करना, 5.5 भी मत करना। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ कर लेना। इसके अलावा एग्जाम्पल 5.6 कर लेना, 5.7 कर लेना। अर्थ मैग्नेटिज्म कर लेना। ये सारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, डिप, एग्जाम्पल 5.9 कर लेना। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैंने करा दिया है, 5.5 टॉपिक है, पेज नंबर 189। ठीक है, ये पूरा। और 5.10 इसमें है, ठीक है, इसमें है मैग्नेटाइजिंग करंट। जब आप करेंगे तो आपको बता दूंगा। या देख लो यहां पे लिख लीजिए, मैग्नेटाइजिंग करंट लिखो। लिखिए, द मैग्नेटाइजिंग करंट is the additional current that needs to be passed. Magnetizing current is the additional current that needs to be passed through the winding of a solenoid, that needs to be passed through the winding of the solenoid in the absence of the core. Which would give a magnetic field which would give the same magnetic field as in the presence of the core. क्या चीज है? देखिए, आपने एक सोलेनॉइड ली, समझना, और आपने इसमें करंट दी 2 एम्पियर की, जिससे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। समझना, वैसे आज तक पूछा नहीं गया है अलग से कि मैग्नेटाइजिंग करंट बताइए, बट देख लीजिए। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया 2 टेस्ला का। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपने क्या करा? सेम कोयल है आपके पास, जिसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है, आपने इसमें कोर डाल दिया आयरन का। आयरन का कोर डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? म्यू आर टाइम्स हो गया, ये पी नोट मान लीजिए, हो गया। मैंने माना कि ये बढ़ करके हो गया 200। क्लियर? अब मैंने क्या करा, इस कोर को हटा दिया, और मैं चाहता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड 200 ही रहे। तो जस्ट एक एग्जांपल, 2 के लिए 2 आ गया, तो अब कितनी करंट चाहिए आपको? 200 एम्पियर की करंट चाहिए।
कितनी करंट एक्स्ट्रा आई? -200 - 2 दैट इज 198। यही है मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या बोलता है कि सोलेनोइड में वो एक्स्ट्रा करंट बताई, एक्स्ट्रा करंट जो कि उतना ही मैग्नेटिक फील्ड दे दे जितना कि कोर की प्रेजेंस में आ रहा था। पहले 2 था तो 2 टेस्ला, कोर डाला तो बढ़ गया 200 हो गया। अब ये इतना ही आना चाहिए बट कोर नहीं है आपके पास, तो आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा। करंट मैंने माना 200 करने पर आ गया, तो पहले जा रही थी 2, अब कितनी जा रही 200, तो एक्स्ट्रा कितनी दी आपने 198, दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट। तो एक बार फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। चलो लिख तो लो इसको। मैं यूं चल इधर देख ले यार, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास सोलेनोइड था, उसमें 2 एम्पीयर की करंट दी, 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। फिर आपने क्या करा, इसके अंदर आयरन की कोर डाल दी, तो मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू आर म्यू नॉट। पहले था बी नॉट, अब था म्यू आर म्यू नॉट। इसकी वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली कि 200 टेस्ला आ गई। अब मैं जैसे इसको निकालता हूं तो 2 टेस्ला आता है, इसको फिर से डालता हूं तो 200 आता है। मैंने क्या करा, इसको हटा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, 2 टेस्ला। लेकिन मैंने करंट बढ़ा करके 200 कर ली। जैसे करंट बढ़ाई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के भी मैंने माना 200 हो गया। यानी कि कोर की प्रेजेंस में जितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वही मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गया। कितने की करंट पे, 200 की। कितनी एक्स्ट्रा करंट आपने दी, पहले कितनी थी 2, अब कितनी है 200, तो एक्स्ट्रा करंट कितनी आई 198। यही आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट है। ठीक है। मैंने कभी बोला सर मैं फिर